अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम एक्सआरडी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। देखिए, हम जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं एग्जैक्ट उस पर्पस पे कि हम एक्सरे क्यों प्रोड्यूस करते हैं और ये सारी जितनी खप हमने डिस्कस की है उसका मेन पर्पस क्या था। आज के इस लेक्चर में हम जल्दी जल्दी एक्सआरडी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती कैसे है मशीन में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक्सरे ट्यूब होती है। ये आपको नज़र आ रही है कि ये आपके पास एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब क्या करती है, यहाँ पर आप एक्सरेज जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं इसको हमने शुरू के लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्सरे कैसे जनरेट होते हैं। यहाँ पर जब एक्सरेज जनरेट होते हैं तो वो बहुत इस सिलिट्स में से इस ये जो स्मॉल सी ओपनिंग है, यहाँ से एक्सरे निकलते हैं और ये वाले एक्सरेज दोबारा फिर सोलर सिलिट्स में से गुजरते हैं। अच्छा, इस इनका मेन पर्पस ये होता है कि ये आपके एक्सरेज को कोलिमेट करती हैं। कोलिमेट करने का मतलब ये है कि ये आपके एक्सरेज को अलाइन करती हैं, आपके एक्सरेज को एक अलाइनमेंट देती हैं कि वो पैरेलल। मोस्टली जो अलाइनमेंट ये देती हैं, ये इन एक्सरेज जितनी भी वेव्स आ रही होती हैं एक पैरेलल डायरेक्शन दे देती हैं ताकि ये यहाँ पे जो आपका सैंपल है इसके ऊपर फॉल करें। ये होती कैसे हैं, ये आपके पास इस तरह पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिनमें से आपका एक्सरे की एक सिंगल एक्सरे वेव गुजरती है। तो जाहिर है जब इन पैरेलल प्लेट्स का पर्पज़ यही है कि जो आपकी यहाँ से वेव्स आ रही हैं उन्हें ख़ास डायरेक्शन दे दें। वो यहाँ से जब निकलती हैं, एग्जिट करती हैं, तो वो वेव्स आपस में पैरेलल होती हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ भी रहा होगा कि जैसे ही ये यहाँ से इनसे निकलती हैं तो इनके दरमियान एक ख़ास मतवाजी ये लाइंस हैं, एक पैरेलल का जो फैक्टर है वो पाया जाता है। देन उसके बाद ये डाइवर्जेंस सिलिट्स से गुजरती हैं कि अगर डाइवर्जेंस सिलिट्स क्या है कि यहाँ से एग्जिट करने के बाद अगर कोई वेव यहाँ आती है या इस साइड पे आती है तो वो उन वेव्स को रोक लेती है और एक सर्टन रीजन से अलाउ करती है जो एक्सरे बीम की या एक्सरेज वेव हैं वो आके आपके सैंपल की तरफ डायरेक्ट करती है, उनको डायरेक्शन देती है ताकि आपके सैंपल के ऊपर फॉल करें। तो यानी यहाँ पर साइड की जो वेव्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगी या रिफ्लेक्ट कर लेगा, जो भी मटेरियल होगा उससे हमारा कंसर्न नहीं है। इस एग्जिट से ये वेव्स निकलने के बाद आपके पास यहाँ पर सैंपल स्टेज होता है और सैंपल के ऊपर आपके यहाँ पे पाउडर सैंपल पड़ा होता है, इसके ऊपर आपकी ये इंसिडेंट एक्सरेज आके फॉल करती हैं। इन्हें हमने कहा कि ये इंसिडेंट एक्सरेज हैं। यहाँ से ये डिफ्रैक्ट होने के बाद, जिन्हें हम कहते हैं कि ये डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं विद डिफरेंट इंटेंसिटीज, यहाँ पर जो एक्सरेज आ रही हैं वो आई नॉट इंटेंसिटी होगी और जब यहाँ से ये एक्सरे बीम डिफ्रैक्ट होके इस तरफ डिटेक्टर की तरफ जाएंगी तो इनको हम कहते हैं कि ये वाली डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं और इनकी इंटेंसिटी आई नॉट नहीं रहेगी बल्कि आप इसे आई कह देते हैं कि ये जो इनिशियल इंटेंसिटी है उससे मुख्तलिफ होगी। और ये मुख्तलिफ कितनी होगी इसको भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया था इससे पिछले लेक्चर में कि ये क्यों चेंज क्यों होती है और कितनी चेंज हो सकती है, इसके कम या ज़्यादा होने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, आपको ये बात याद रखनी है कि ये वाला जो इंसिडेंट बीम आके इसके ऊपर फॉल करता है, जो हम एंगल थीटा कह रहे होते हैं, एंगल थीटा जो है ऐसे नहीं है कि ये आपका अगर हुआ है तो यहाँ से बीम आके इसके ऊपर फॉल की तो शायद थीटा कोई इसके दरमियान सैंपल और इंसिडेंट बीम के दरमियान एंगल है। ये नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं लेना, बल्कि एक इस सैंपल क्रिस्टलाइन सैंपल के अंदर एक प्लेन है जिस प्लेन से ये वाली एक्सरेज डिफ्रैक्ट हो रही हैं उसके और इंसिडेंट वेव के दरमियान एंगल है। यानी कि आपके पास ये अगर प्लेन है 001 प्लेन, तो अगर ये डिफ्रैक्शन ये वाली वहाँ से होगी तो ये जो एंगल है उस प्लेन और इंसिडेंट वेव के दरमियान, एक्सरे वेव के दरमियान होगा, सैंपल और उसके दरमियान नहीं होगा। यहाँ से जब ये डिफ्रैक्ट वेव्स होती हैं तो फिर हम इन्हें कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट यहाँ से रिसीविंग सिलिट्स होती हैं। यहाँ पर भी ये जो सिलिट है या ये वाली जो ओपनिंग है इसका पर्पज़ इसी तरह है जैसे यहाँ पे इसका था कि ये क्या करती है, कुछ वेव्स को यहाँ से अलाउ करती है, जो साइड वेव्स होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है या उन्हें ब्लॉक कर लेती है। यहाँ से गुजरने के बाद ये दोबारा सोलर सिलिट्स में से गुजरती हैं और इनका पर्पज़ भी वही है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि इनका क्या पर्पज़ है। लेकिन एक डिफ्रैक्टेड पाथ में, इस डिफ्रैक्शन के पाथ में एक बहुत एडिशनल एक जो ऑप्टिकल अरेंजमेंट होती है वो मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर्स का काम ये होता है कि आपकी जो वेव है वो एक सिंगल वेव लेंथ रहे। यानी मिसाल के तौर पे आप ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है, के अल्फ़ा हमने डिस्कस किया था कि ये कौन सी
आपके पास एक्सरेज होती हैं, इनको ये अलाउ करता है। लेकिन इसके अलावा जितनी बैकग्राउंड एक्सरेज होती हैं, या के बीटा हो गई, के गैमा हो गई, उन सब को ये क्या करती है, ये वाले जो मोनोक्रोमेटर होता है उनको ब्लॉक कर देता है, और उन्हें डिटेक्टर की तरफ नहीं जाने देता, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है सिर्फ एक वेवलेंथ को। और ये हमने डिस्कस किया था जब हम एक्सरे प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने इस पे डिस्कशन की थी कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये के बीटा के गैमा को एब्जॉर्ब कर लेता है ये वाला मटेरियल। तो उसके बाद ये वाला फाइनली आपके पास यहाँ पे ये डिटेक्टर लगा होता है, यहाँ से एक सिंगल वेवलेंथ यहाँ पर आके डिटेक्ट होती है, डिटेक्टर रीड करता है, और ये पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे ये डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गई। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे कि इस अरेंजमेंट में आपको एक तीन चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो आपको एक्सरे बीम है, इनिशियल सोर्स है, देन आपके पास सैंपल है, और तीसरा डिटेक्टर है। तो ये तीनों मूवेबल्स होती हैं मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में। इनकी जो अरेंजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ अरेंजमेंट, उनकी मूवमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। यानी कि मैं कह ये रहा हूँ कि मूव तो तीनों हो सकती हैं आपके पास, ये भी हो सकता है, सैंपल भी हो सकता है, और डिटेक्टर भी हो सकता है। और तीनों में डिटेक्टर फिक्स हो सकता है, सैंपल और एक्सरे सोर्स मूव कर सकता है। बाद औक़ात एक्सरे सैंपल फिक्स होता है और एक्सरे सोर्स और ये वाली मूवमेंट होती है। लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अरेंजमेंट होती है उसमें ये होता है कि आपके पास जो डिटेक्टर है और जो सैंपल स्टेज है, ये दोनों रोटेट कर रहे होते हैं। चूँकि एक्सरे सोर्स ये या एक्सरे ट्यूब बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है, सेंसिटिव पार्ट है इस इक्विपमेंट का, तो इसको हम फिक्स कर देते हैं और ये मूव करते हैं। और ये मूव ऐसे करते हैं कि ये लेट्स सपोज एक एंगल थीटा से रोटेट कर रहा होता है, और जो आपका डिटेक्टर है ये एंगल 2 थीटा से रोटेट कर रहा होता है। यानी इनकी जो रोटेशनल रेशियो है वो ऐसे फिक्स की जाती है ताकि इनका जो थीटा और 2 थीटा का को रिलेशन है वो मेंटेन रहे। यानी ये आपको एक जनरल इस अरेंजमेंट को, जिसमें ये डिटेक्टर और ये वाला दोनों मूव कर रहे हों, इसको एक ख़ास नाम देते हैं, और उसको हम कहते हैं कि ब्रैग फ्रेंटानो अरेंजमेंट। आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इस अरेंजमेंट को हम ये कहते हैं कि ब्रैग फ्रेंटानो अरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें आपके पास ये डिटेक्टर भी मूव कर रहा होता है और आपके पास ये सैंपल स्टेज भी मूव कर रहा होता है। आपके पास यहाँ पे सैंपल मोस्टली पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन इन केस अगर आपके पास थिन फिल्म्स हों तो देन ये अरेंजमेंट काम नहीं करती। यानी आपको ये याद रखना होगा कि जो ब्रैग फ्रेंटानो अरेंजमेंट है ये थिन फिल्म्स के लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए एक न्यू अरेंजमेंट है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि थिन फिल्म में आपका सैंपल जब थिन फिल्म हो तो उस वक्त हमें किस तरह की अरेंजमेंट्स करनी होती हैं, और हमें किन किन उस हवाले से किन किन चीज़ों के हवाले से हमें कॉन्शियस होना पड़ता है। ये आपकी टोटल अरेंजमेंट थी, जिसे हम कह रहे हैं कि ये जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है, और इसकी जो मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज अरेंजमेंट्स होती है। अगर आपको यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट मिल गया है तो देन वी विल मूव टुवर्ड ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ this instrument for thin film. We will discuss it in new lecture. Till now, thank you so much. अल्लाह हाफिज़। और एक आखिरी रिक्वेस्ट जो मैं करना कभी भी नहीं भूलता वो ये है कि आप जाते जाते अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपका क्या जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।